हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं भी एक आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करता हूं एक और नए क्लास में। तो साथियों, जैसा कि यूपी पुलिस कांस्टेबल एग्जाम 2026 की शुरुआत कल 8 जून से होने जा रहे हैं, तो साथियों आज की इस क्लास में कल के शिफ्ट के लिए एक ज़बरदस्त पेपर को डिस्कस करने वाले हैं। इस पेपर से आपको ये भी पता चलने वाले हैं कि आपके पेपर में जीके, हिंदी, मैथ, रीजनिंग के सवाल कैसे पूछे जा सकते हैं। तो साथियों इस क्लास में हम लोग पूरे 65 सवालों को डिस्कस करेंगे। यदि आप लोगों ने इन 65 सवाल में से 35 सवाल से अधिक स्कोर कर लिया तो समझिए कि आप अपने रियल शिफ्ट में ऑटोमेटिक काफ़ी अच्छा स्कोर करने वाले, क्योंकि साथियों इस पेपर में ऐसा प्रश्न रखा गया है, यदि आपने सारे प्रश्न को हल किया और 35 सवाल से अधिक स्कोर कर लिया तो आपको खुद पता चल जाएगा कि आपके रियल शिफ्ट में कहां से भर्ती बोर्ड सवाल पूछ सकती है और किस लेवल के सवाल पूछ सकती है। वैसा ही प्रश्न पत्र आज की सेशन में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं। तो साथियों जिनका भी एग्जाम 8 जून को या 9 जून को या साथियों अंतिम दिन 10 जून को होने वाले, इस प्रश्न पत्र को आप जरूर हल करिएगा, क्योंकि साथियों इस पेपर से आपको पूरी तरीके से आइडिया मिल जाएगा कि आपकी तैयारी कैसी है और भर्ती बोर्ड आप सभी से सवाल कैसे पूछ सकती है। सेम टू सेम वैसा ही प्रश्न पत्र आज के इस सेशन में हम लोग डिस्कस करेंगे, यानी कि आप लोग इस पेपर में भाई 8, 9, 10 जून के क्वेश्चन को हल करने जा रहे हैं। ओके, तो चलिए इस पेपर को शुरुआत करते हैं। सबसे पहले आज हम लोग रीजनिंग के सवालों से करने वाले हैं। और एक बात की साथियों, आप लोग अपना एग्जाम डेट हमें जरूर बता दीजिए कि आप सभी का एग्जाम इन डेटों में कब होने वाले हैं, क्योंकि उसी तरह हमें आपके लिए पूरे पेपर का सोल्यूशन भी करवाना है। ओके, तो चलिए साथियों इस पेपर को हल करते हैं और लास्ट में स्कोर जरूर करेगा। लेकिन हाँ, एक भी सवाल आज की सेशन का आप छोड़ेंगे नहीं। 65 के 65 सवाल का उत्तर तैयार कर लेंगे इसी सेशन में। ठीक है, तो देखिए आज का पहला प्रश्न है, दी गई श्रृंखला में प्रश्न चिन्ह के स्थान पर क्या आना चाहिए? 17, 64, 103, 134, 157 क्वेश्चन मार्क। ये नंबरों का श्रृंखला दे रखा है, इसको आपको हल करना है। आपके पेपर में लगभग 3 से 4 सवाल पूछा जाएगा, कंफर्म है। ठीक है, तो तैयार रहेगा इसके लिए। 17, 64, 103, 134 और 157 दे रखा है। देखिए नंबर जो है वो बढ़ रहे हैं, जब बढ़ता हुआ नंबर दिखाई दे तो समझ जाइए कि उसमें कुछ ना कुछ ऐड किया होता है। 17 से 64, 17 में हम ऐसा कौन सा नंबर जोड़े कि वो 64 बन जाए? तो 17 में 47 को जोड़ दीजिए तो 64 बन जाएगा। 64 से देखिए 103 हुआ है, यानी 64 में 36 जोड़ेंगे तो 100 हो जाएगा, लेकिन 103 यानी कि 39 इसमें ऐड किया है। 64 में 39 जोड़िए 103 आ जाएगा। 103 से देखिए 134, यानी कि 103 में प्लस 31 किया है। 134 से देखिए 157, यानी कि साथियों इसमें प्लस 23 किया है। पहले तो देखिए भाई नंबर जो श्रृंखला तो बड़े थे, लेकिन जब हमने इसका क्रम वाइज किया तो भाई नंबर घट रहे हैं, तो देखिए कोई श्रृंखला बना नहीं। अब देखिए, अब हम इनको दोबारा करते हैं, इसमें लॉजिक चेक करते हैं कि दूसरे वाले में लॉजिक क्या लगा है। 47 से 39 घटा है, यानी कि साथियों -8 किया है। 39 से 31 देखिए इसमें भी -8 किया है। 31 से 23 इसमें भी -8 किया, यानी कि ये लॉजिक क्लियर है कि साथियों इसमें देखिए -8 हुआ है। लेकिन 23 में पहले आप सभी को -8 करना होगा। 23 में 8 करेंगे तो कितना आएगा? 15। तो अब देखिए ये +15 आपको ना इस 157 में जोड़ना होगा। तो साथियों 157 में +15 करिए, कितना आएगा? 172 आ जाएगा। तो देखिए पहला ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। जब भी साथियों नंबरों का श्रृंखला दे, पहली बार में लॉजिक ना पता चले तो दूसरी बार जो आपने निकाला उसी का निकालिए। देखिए इस बार हमें मालूम चल गया 47, 39 -8, 39 से 31 -8, 31 से 23 -8। तो इसी प्रकार 23 में से पहले -8 करेंगे तो 15 आएगा। तो वही जो 15 आया ना, तो लास्ट में आपको 157 में जोड़ना होगा। तो 115 प्लस 157 प्लस 15 कितना होगा? 172, जो कि ऑप्शन है राइट आंसर हो जाएंगे। क्लियर? चलिए अगला सवाल कॉल करिएगा। क्वेश्चन नंबर सेकेंड को, 6 व्यक्ति है KL, MN, O और Z एक सीधी पंक्ति में उत्तर के सम्मुख बैठे हैं। जैसे साथियों एक सीधी पंक्ति है, सभी जो व्यक्ति है वो उत्तर की तरफ बैठे हैं, यानी 1, 2, 3, 4, 5, 6 उत्तर जानते हैं ना, ऊपर की तरफ सब देख रहे हैं। यानी कि एग्जाम्पल हम आपको बता दें, जैसे कि यहाँ पे L बैठा है तो इसका दायां साइड किधर होगा? इधर ही होगा, राइट साइड। लेफ्ट हैंड इधर होगा, यानी बायां साइड इधर होगा। बस यही आप सभी को देखना है, जैसे जैसे सवाल बोला है उसी के अकॉर्डिंग आप सभी को सवाल को हल कर देना है। जब इस साथियों ये सवाल आए तो वहीं से लाइन को पकड़िए कि जहां से लगे कि इसके बाद कोई आएगा ही नहीं आएगा। ठीक है, जैसे देखिए पहला लाइन को पढ़िए, यम के बाईं ओर कोई नहीं बैठा है। देखिए पहला लाइन सवाल बोल दिया है कि यम के बाईं ओर कोई बैठा ही नहीं है, यानी कि साथियों यम को हम यहाँ बैठा देंगे तो इसके बाईं साइड में देखिए कोई नहीं बैठेगा, क्योंकि कोई पंक्ति में लाइन है ही नहीं। क्लियर?
इतना समझ में आ गया। यदि साथियों यम को यहाँ बैठाएंगे तो दाईं साइड हो जाएगा भाई, लेकिन बाईं साइड में बैठाना है। अब देखिए यम और के के बीच केवल 3 व्यक्ति बैठे हैं, तो साथियों यम और के के बीच में केवल 3 व्यक्ति बैठे हैं, यानी कि के को यहाँ बैठाएंगे तो देखिए यम और के के बीच में 3 लोग आ जाएंगे, 1 लोग 2 लोग 3 लोग। क्लियर। अब नेक्स्ट अगला लाइन को पढ़िए। ओ के दाईं ओर केवल 3 व्यक्ति बैठे हैं। सवाल बोल दिया है कि ओ के दाईं ओर केवल 3 व्यक्ति बैठे हैं। देखिए ओ को यहाँ पर आप बैठाइए तो इसके राइट साइड में देखिए एक व्यक्ति यहाँ पे आ जाएगा, दूसरे पे के ऑलरेडी बैठ चुका है, तीसरे का यहाँ पे कोई अभी नहीं बैठा है, तो ओ के दाईं ओर 3 व्यक्ति ऑलरेडी बैठ गए भाई। ठीक है, ये भी लाइन क्लियर हो गया। अब देखिए जेड जो है वो ओ के ठीक बाईं ओर बैठा है, तो सातु जेड जो है ना ओ के ठीक बाईं ओर, तो ओ तो यहाँ बैठा है तो इसका बाईं साइड किधर होगा, इधर हो जाएगा भाई, तो जेड बैठ जाएगा। फिर देखिए एन जो है ओ का तत्काल पड़ोसी नहीं है। सवाल बोल दिया है कि जो ओ है एन जो है ना वो ओ का तत्काल पड़ोसी नहीं है, यानी कि सातु एन यहाँ पे आ जाएगा। यदि एन को हम यहाँ बैठाएंगे तो भाई ओ का तत्काल पड़ोसी हो जाएगा, लेकिन सवाल बोला है कि ओ एन आपस में पड़ोसी नहीं है। क्लियर, यानी एन यहाँ पे आ जाएगा। अभी देखिए एक पंक्ति खाली है, इसमें कौन व्यक्ति नहीं बैठा यानी कौन अक्षर नहीं बैठा है, तो देखिए एल अक्षर नहीं बैठा है, तो भाई 6 व्यक्ति बैठ गए। अब अंतिम लाइन को पढ़िए, देखिए सवाल क्या पूछा है, पंक्ति के बिल्कुल दाहिने छोर पर कौन बैठा है। तो साथियों पंक्ति दिया है, इसके बिल्कुल दाहिने छोर पर कौन बैठा है, दाहिना छोर एन है भाई। देखिए तो ये आपका सी ऑप्शन राइट आंसर हो जाएंगे। क्लियर, सभी को समझ में आया। जल्दी जल्दी हम सवालों को देखने वाले हैं। ओके, क्वेश्चन नंबर 3 देखिए, दी गई श्रेणी में प्रश्न चिन्ह के स्थान पर क्या आना चाहिए, 153, 128, 105, 84, 65। उस बार नंबर बढ़ रहे थे, इस बार आपके नंबर घट रहे हैं। इसको हल करिए आप लोग, 153 से 128, 105, 84, 65 क्या आएगा। देखिए 153 से 128 माइनस 25, 128 से 105 यानी कि साथ -23, 105 से 84 यानी कि 84 में 16, 21, इसमें -21 हो गया भाई, है ना। फिर देखिए 84 से 65, 65 में भाई आप जोड़ के भी कर सकते हैं। जैसे देखिए 65 में हम 15 को जोड़ देंगे तो 80, फिर 4 84 यानी 19, -19 हुआ है। क्लियर, चाहे साथियों आप 84 से 65 ऐसे आराम होगा, 65 से 84 तो तुरंत जोड़िए, 65 से कितना क्या हम जोड़ देंगे 84 बन जाए तो 19 जोड़िए यानी -19 हो गया, सिंपल सा। देखिए 25 से 23 -2, 23 से 21 -2, 21 से 19 -2 यानी कि इसमें -2 करिए ना, और 19 में से 2 घटाएंगे तो 17 यानी -17 करना होगा। 100 यानी 65 में, 65 में से -17 करिए कितना आएगा, 15 में से 7 घटा 8, 5 में से 1 घटा 4 यानी 48 आ जाएगा। देखिए भी ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। क्लियर, चलिए अगला सॉल्व कॉल करिएगा क्वेश्चन नंबर 4 को। एक निश्चित कूट भाषा में XIAP को 60 और NGQC को 51 के रूप में कूटबद्ध किया था। दी गई भाषा में TFIZ का कूट क्या है। तो दोस्त मेरे देखिए XIAP इसका कोड 60 दिया है, तो हर एक अक्षर का कोड करिए। X देखिए 24, I 9, A1, P 16 जोड़िए, 24 9 33, 33 1 34 16 50, लेकिन हमें 60 बनाना है। क्या इसमें हम +10 कर सकते हैं, देख लेते हैं भाई। तो हर एक अक्षर का कोड किया, टोटल इसको 50 जोड़ा, लेकिन हमें 60 बनाना है, तो इसमें हमने +10 कर दिया। अब दूसरा भी चेक कर लेते हैं भाई, क्या सेम प्रोसेस है। दूसरा देखिए NGQC इसका कोड 51 दिया है, N14, G7, Q17, C3, 14 और 7 21, 21 7 कितना होता है भाई, 21 7 और 30 3 41, 41 से 51 आप सभी बनाना है, तो 41 में 10 जोड़ दिए कितना होगा, 51 हो जाएगा। क्लियर, आप सभी को समझ में आया, यानी सेम लॉजिक है, हर एक अक्षर का कोड कर रहा है, टोटल क्या फिर उसमें लास्ट में +10 किया है। तो सेम प्रोसेस TFIZ पे लगाइए, TFIZ T20 F6 I9 Z26 जोड़िए, 20 6 26, 26 26 52, 52 61, 61 में 10 जोड़ देंगे तो 71, तो सी ऑप्शन राइट आंसर हो जाएंगे। क्लियर, तो इसका कोड कितना आएगा भाई, 71 आएगा। पहले तो TFIZ का कोड करने पर जोड़ने पे कितना आएगा भाई, 61, 61 में हमने 10 जोड़ा तब जाकर 71 हमारा सी ऑप्शन परफेक्ट आया। ओके, चलिए और साथियों जिन भी स्टूडेंट की तैयारी बिल्कुल भी नहीं है साथियों,
आज उनके पास टाइम है, और जिनका एग्जाम 9 को होगा या 10 जून को होगा, तो ये पेपर में छपने वाले प्रश्न अभी मंगा लीजिए भाई आप लोग। जिस भी स्टूडेंट की तैयारी बिल्कुल भी नहीं है, या जिन स्टूडेंट की तैयारी हो चुका है वो रिवीजन के लिए सोच रहे हैं, तो भाई प्रीवियस ईयर का पूरा क्वेश्चन आपको मिल जाएंगे इसमें। जीके, यूपी, जीके, हिंदी, मैथ, रीजनिंग का प्लस 100% एग्जाम ओरिएंटेड क्वेश्चन मिलेगा। कुछ एक्सपेक्टेड क्वेश्चन भी अपने तरफ से आप सभी को हम प्रोवाइड करेंगे, जिससे आप पढ़कर काफ़ी अच्छा स्कोर करेंगे। बहुत ही शानदार तरीके से आपका रिवीजन भी हो जाएगा। तो मिलेगा कैसे, देखिए व्हाट्सएप नंबर दिखाई दे रहा होगा, इस नंबर पे व्हाट्सएप करिए। मात्र 25 रुपये पे करके सारे क्वेश्चन को अपने पास मंगा लीजिए। भाई 25 रुपये मेरे पास नहीं आएगा, 25 रुपये लेकर हम आपका कुछ कर नहीं पाएंगे भाई। तो याद रखिएगा, जिनको भी चाहिए इस नंबर पर आप व्हाट्सएप करिए, तुरंत मंगा लीजिए। ठीक है, इसमें ऑल सब्जेक्ट कवर है, ऑल क्वेश्चन, प्रीवियस ईयर का पूरा क्वेश्चन, एग्जाम ओरिएंटेड क्वेश्चन, सिलेक्शन का आप सभी को भरोसा हो जाएगा इसको पढ़ने के बाद। ठीक है, तो जल्दी करिए भाई, इस नंबर पे व्हाट्सएप करके आप लोग अभी तुरंत मंगा लीजिए। क्वेश्चन नंबर 5 देखिए, एक निश्चित कोड भाषा में WGOA को 68 के रूप में कोडबद्ध किया जाता है, ISLT को 54 के रूप में कोडबद्ध किया जाता है। दी गई भाषा में DXRI के लिए कोड क्या है? हल करिए भाई। जस्ट देखिए WGOA इसका कोड 68 किया है, तो तुरंत हर एक अक्षर का कोड करिए। W23 G7 O15 A1, 23 7 30, 30 15 45 1 46, लेकिन यहाँ तो 68 किया है भाई। इसमें कितना जोड़ सकते हैं? 23 7 30 45 6 46, लेकिन इसका कोड साथियों 48 क्या है, तो इसमें कितना जोड़ सकते हैं भाई? प्लस यहाँ से हम लोग 22 जोड़ना पड़ेगा भाई। क्लियर। दूसरा हम लोग करते हैं जैसे ISLT, इसमें देखते हैं ISLT इसका कोड 54, I होता 9, S होता 19, L 12, T 20, तो 9 19 कितना हो जाएगा? 28, 28 12 कितना हो जाएगा? 28 12 40, 40 20 60, 60 में से साथियों 6 को माइनस करेंगे तब जाकर 54 होगा। ठीक है, तो इतना है। उसमें देखिए प्लस 22 किया था, इसमें साथियों देखिए आपका -6 किया है, तो लॉजिक तो लगाना पड़ेगा। अब देखिए जो हमसे पूछा, इसमें देखते हैं कौन सा लॉजिक है भाई। DXRI देखिए, D4 X 24 R 18 I 9, 24 4 28, 28 18 कितना हो गया? 46, 46 9, 46 4 50 55। अब 55 से साथियों हमें -6 करना होगा, तो -49 आ जाएगा, लेकिन इसमें तो कोई लॉजिक ही नहीं दिया भाई। यानी कि इसमें अब हमें देखिए उल्टा करके एक बार चेक करते हैं भाई। एक बार उल्टा करिए, जब ये लॉजिक ना मिले तो उल्टा करिए। W का उल्टा क्या होता है भाई? D, G का उल्टा क्या होता है? GT रोड, O का उल्टा क्या होता है साथियों? L है ना, L होता है ना, A का उल्टा Z। अब इनका अक्षर का कोड करिए, D4 T 20, L 12 Z 26। देखिए 4 20 24, 24 और 26 50, 50 और साथियों 52, और 50 और 12 कितना हो जाएगा? 62। अब 62 से देखिए 68 बन सकता है, इसमें +6 कर दीजिए तो 68 हो जाएगा। क्लियर। यानी कि भाई हर एक अक्षर का उल्टा क्या है? टोटल क्या, फिर +6 ऐड किया है। अब उसी प्रकार ISLT करना पड़ेगा। ISLT हर एक अक्षर का उल्टा करिए। I 9 होता है, तो 9 उल्टा क्या होता है भाई? R होता है। S का उल्टा H होता है, L का उल्टा O होता है, T का उल्टा G होता है। कोड करिए R 18 H 8 O 15 G 7। देखिए 18 26, 26 15 41, 41 7 48। अब 48 में 6 जोड़ दीजिए, देखिए 54 यहाँ पे कोड किया है। अब सभी को समझ में आया कि हर एक अक्षर का उल्टा क्या है, फिर उसके बाद कोड किया है, उसको जोड़ा है, फिर +6 लास्ट में किया है। DXRI D4 X 24 R 18 I 9, तो भाई पहले तो उल्टा करना पड़ेगा भाई। D का उल्टा क्या होता है साथियों? W, X का उल्टा C, R का उल्टा क्या होता है भाई? I का उल्टा R हो जाएगा। W 23, C 3 I 9 R 18, 23 3 26, 26 9 35, 35 18 53, 53 में +6 कर दीजिए भाई, 59 हो जाएगा। देखिए पहला ऑप्शन राइट आंसर हो जाएंगे। सभी को समझ में आ गया ना? हर एक अक्षर का अपोजिट, फिर टोटल, फिर लास्ट में +6। नेक्स्ट अगला सवाल को देखिए, क्वेश्चन नंबर 6 को। दी गई श्रृंखला में प्रश्न चिन्ह के स्थान पर क्या आना चाहिए? 36 40 48 64 96, बताइए। तो 36 40 48 64 96, 36 से 40 +4, 40 से 48 +8, 48 से 64 +16, 64 से 96 तो +32। देखिए 4 का दुगुना 8, 8 का दुगुना 16, 16 का दुगुना 32, यानी साथियों 32 का दुगुना हमें 64 कर 96 जोड़ना पड़ेगा। 96 64 जोड़िए कितना आएगा? 96 400 160 हो जाएगा।
यानी यहाँ पे क्या हो जाएगा भाई 160, जो कि डी ऑप्शन राइट आंसर हो जाएंगे। ओके, चलिए क्वेश्चन नंबर 7 को हल करिए। अंग्रेजी वर्णमाला क्रम के आधार पर दी गई श्रृंखला में प्रश्न चिन्ह के स्थान पर क्या आना चाहिए, बताइए साथियों। ये अक्षरों का श्रृंखला दिया है, आप सभी को केवल पहले अक्षर का रिलेशन निकाल लेना है। देखिए ए, भी, क्यू और एल कोड करिए। ए एक होता है। अब देखिए जब साथियों ए और भी का रिलेशन बनाना हो तो इस टाइम आप ए को 27 कर लीजिए, भी को 22 करिए, क्यू को 17 करिए, एल को 12 करिए। देखिए 27 22 -12, आप एक सेकंड साथियों -5 हुआ इसमें। जैसे कि ए से लेकर जेड तक आपका 26 होता है, जैसे ही भाई हम 27 बढ़ते हो ए हो जाता है ना, तो 27 पे 28 पे भी, तो सेम वही हमने यहाँ पे लिखा है भाई ए को 27, क्योंकि रिलेशन बनाना था भाई ए का भी का। जैसे ए का रिलेशन आपको एक्स से बनाना हो, डब्ल्यू से बनाना हो तो या वाई से बनाना हो, हमेशा याद रखिए ए को 27 कर दिया कीजिए, आसान हो जाएगा। 22 से 17 इसमें -5 हुआ, 17 से 12 -5 हुआ, यानी साथियों हम 12 में से 5 घटाएंगे तो 7, 7 पे कौन अच्छा रहता है जी, यानी देखिए बी ऑप्शन, सी ऑप्शन और डी ऑप्शन जी से शुरुआत हुआ है। ठीक है, ये क्लियर है कि या तो साथियों जी जेड एल आएगा या तो जी जेड के आएगा, क्योंकि यही दोनों कॉमन दिखाई दे रहे हैं भाई। ऐसा करते हैं साथियों कि हम अब दूसरे अक्षर का निकाल ही लेते हैं भाई। टी ओ जे ई, टी ओ जे और ई, T20 O15 J10 E5। देखिए इसमें -5 हुआ है ना भाई, 20 से 15 -5, 15 से 10 -5, 10 से 5 -5। तो इसी प्रकार साथियों यहाँ पे ई को 31 कर दीजिए ना, 31 में से 5 घटाएंगे 26, 26 पे क्या हो जाएगा भाई जेड। हमेशा याद रखिए 5 में से 5 घटाएंगे 0, 0 हमेशा जेड ही होता है। ये लॉजिक है, लेकिन आप तरीका निकालेंगे तो ई 31 करेंगे, क्योंकि आपको देखिए आपको करना पड़ेगा भाई। यदि 31 में से 5 घटाएंगे तब जाकर 26, 26 पे जेड आ जाएगा, यानी लॉजिक सेम है भाई। ठीक है, तो यहाँ से साथियों क्या हो जाएगा -5 हुआ है, यानी जी जेड हो जाएगा भाई। देखिए जी जेड आ गया, यानी अब देखिए लास्ट अक्षर का कोड निकालें, या तो यल आ जाएगा या तो क्या आ जाएगा, हमारा आंसर हो जाएगा सी और डी ऑप्शन में, EZUP, EZUP। अब देखिए साथियों ई को 31 करना पड़ेगा आप सभी को, जेड को 26 करना पड़ेगा आप सभी को, यू को 21 करना पड़ेगा, पी को 16। देखिए 27 पे 28 पे बी, 29 पे सी, 30 पे डी, 31 पी। क्लियर, तो 31 से 26 -5, 26 से 21 -5, 21 16 -5, 16 में से -5 घटाएंगे 11, 11 पे के, जी जेड के डी ऑप्शन। ओके क्लियर, चलिए लॉजिक 5 का लगा था इसमें। क्वेश्चन नंबर 8 को देखिए। एक निश्चित कुल भाषा में पेयर को 76 43 के रूप में कुलबद्ध किया था, रिप को 75 36 के रूप में कुलबद्ध किया था। दी गई भाषा में ई को किस प्रकार कुलबद्ध किया जाएगा, तो साथियों पेयर PAIR को क्या लिखा है 7643 REAP। रिप इसमें 4 अक्षर है तो इसके लिए अलग 4 कोड किया है। तो साथियों ई का कोड पूछा है, जब भी सिंगल पूछेगा तो पहले आपको कॉमन चेक करना है, दोनों में ई होना चाहिए, जो पूछा रहेगा अक्षर ना वो दोनों में होना चाहिए। लेकिन पेयर में देखिए ई नहीं है भाई, रिप में ई है केवल यहाँ पर, यानी कि हमारा कोड इसी मिलेगा, जिसमें ई रहेगा उसी में आपका आंसर मिलेगा, यानी हमारा कोड इसी मिलेगा। हमारा कोड इसमें बिल्कुल भी नहीं मिलेगा। देखिए 7 इसमें है और ऑप्शन में 7 है तो काट दीजिए, 6 देखिए पेयर में है, ऑप्शन में 6 काट दीजिए, और 4 देखिए इसमें है, 4 ऑप्शन में काट दीजिए। अब बच रहा कौन सा, देखिए डी ऑप्शन बच रहा है, केवल एक ही बचा है 5, तो ये आपका आंसर हो जाएगा। देखिए 5 इसमें भी है, नहीं तो 7 3 6 इसमें देखिए कॉमन हो सकता था, 7 3 6 को कॉमन भी कर सकते थे आप लोग। तो ऐसा आप सॉल्व को हल करेंगे, तो इस सॉल्व का डी ऑप्शन 5 बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। ओके साथियों, जो भी सवाल आपको नहीं समझ में आएगा कमेंट बॉक्स में तुरंत पूछ लीजिएगा भाई। चलिए क्वेश्चन नंबर 9 कॉल करिए। अंग्रेजी वर्णमाला क्रम के आधार पर निम्नलिखित 4 अक्षर समूह में से 3 एक निश्चित तरीके समान है और इस प्रकार एक समूह बनाते हैं, वह कौन सा अक्षर समूह है जो उस समूह से संबंधित नहीं है। हल करिए साथियों। जैसे 4 ऑप्शन दिया रहेगा भाई, आप सभी से तुरंत पूछेगा कि 3 ऑप्शन किसी न किसी एक पैटर्न पे समान है, एक अलग है, तो आप काम क्या करेंगे जानते हैं, ऑप्शन में हर एक अक्षर का कोड करके रिलेशन बना लेंगे। जैसे पहला ऑप्शन देखिए, यू होता है 21, भी होता है 22, क्यों होता है 17, 21 से 22 +1 हुआ है, 22 17 -5 हुआ है। बी देखिए IJE, आई होता 9, जे होता 10, तो इसमें देखिए +1 और ई देखिए 5, 10 से 5 यानी -5। सी ऑप्शन देखिए W 23, X 24, तो इसमें +1 हुआ है, और यस होता है 7 19, तो -5। भाई देखिए पहला ऑप्शन, दूसरा ऑप्शन, तीसरा ऑप्शन सेम लॉजिक पे मिल गया हमें।
+1 +5 न सॉरी -5 +1 -5 +1 -5। अब देखिए डी का जब हम निकालेंगे ना अलग मिल जाएगा, तो यही हमारा आंसर है क्लियर। जैसे आई देखिए 9, एम देखिए डायरेक्ट 13 कर दिया है, यानी इसमें देखिए +4 कर दिया। उसमें क्या था भाई, उसमें आपका +1 था -5 था, ये था। इसमें देखिए +4 कर दिया। अब फिर एच देखिए 8 कितना हो जाएगा भाई, इसमें -5 किया है ना, लेकिन इसमें देखिए शुरुआत में गलत कर दिया, तो क्या हो जाएगा डी ऑप्शन राइट आंसर हो जाएंगे। ये समूह से अलग है भाई, IMH। क्लियर। चलिए नेक्स्ट अगला सॉल्व कल करिए क्वेश्चन नंबर 10 को। यदि माइनस और भाग को परस्पर बदल दिया जाए तथा गुणा और प्लस को परस्पर बदल दिया जाए तो निम्नलिखित समीकरण में प्रश्न चिन्ह के स्थान पर क्या आएगा। 32 + 49 - 7 × 4/3। समीकरण में आप सभी को माइनस की जगह भाग की जगह माइनस रखना है, गुणा की जगह प्लस की जगह गुणा रखना है इस समीकरण में, उसके बाद हल करना है। देखिए 32 प्लस है तो प्लस को बदलना है किस में, गुणा को। 49 को देखिए माइनस को भाग में, 7 के बाद देखिए गुणा है तो गुणा को प्लस में, 4 के बाद देखिए भाग को माइनस में। क्लियर। अब देखिए 32 गुणे 7 का भाग 49 में देंगे तो 7 बार में, +4 - 3 32 सते 7 दूना 14 के 4 1 17 के 21 1 22 +4 - 3 224 4 कितना हो जाएगा 228। 228 में से 3 घटा देंगे तो 225 आ जाएगा। तो इस सवाल का साथियों ऑप्शन है बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। समझ में आया। चलिए अगला सवाल को हल करिएगा। क्वेश्चन नंबर 11 का राइट आंसर क्या बनेगा, कथन और निष्कर्ष का उत्तर दीजिए। कथन हमेशा याद रखिए, जब कथन और निष्कर्ष का सवाल दे तो आपको सबसे पहले कथन का डायग्राम बना लेना है। जैसे देखिए सभी पियानो वादक संगीतकार हैं, डायग्राम कैसे बनाएंगे, जैसे सभी पियानो वादक, जैसे सभी पियानो वादक क्या है वो संगीतकार हैं। पियानो को हम पी से लिख रहे हैं, संगीतकार को एस से लिख रहे हैं, यानी कि साथियों सभी पियानो वादक ना वो संगीतकार हो गए। सभी संगीतकार गायक है, यानी जो सभी संगीतकार हैं वो क्या है साथियों गायक। गायक को हम जी से लिख रहे हैं, ठीक है। कोई भी गायक है कंपोजर नहीं, यानी साथियों जो ये कोई भी गायक है ना वो कंपोजर नहीं है। कंपोजर को हम के से लिख रहे हैं, यानी कोई भी गायक साथियों कंपोजर नहीं है, क्रॉस लगा दीजिए। अब देखिए निष्कर्ष पढ़िए। पहला, कोई भी पियानो वादक कंपोजर नहीं है, बताइए साथियों, ध्यान से एकदम बताना है। सवाल देखिए निष्कर्ष क्या दिया है, कोई भी पियानो वादक कंपोजर नहीं। देखिए पियानो वादक यहाँ पर कंपोजर बिल्कुल कोई नहीं है भाई, यानी कि पहला भाई जो निष्कर्ष है वो कथन के अकॉर्डिंग अनुसरण कर रहा है। फिर देखिए दूसरे का, कुछ गायक पियानो वादक हैं, कुछ गायक पियानो, देखिए ये वाले कुछ है ना भाई, बिल्कुल सही बात है। यानी दूसरा भी इसमें साथियों निष्कर्ष कथन को फॉलो कर रहा है, यानी केवल साथियों इसमें दोनों निष्कर्ष एक और दोनों अनुसरण करते हैं। 3 नंबर, इस सवाल का 3 नंबर आपका बिल्कुल परफेक्टली आंसर हो जाएंगे। क्लियर। चलिए अगला सॉल्व कॉल करिए क्वेश्चन नंबर 12 को। 6 व्यक्ति हैं ABCRS और T, एक वृत्ताकार मेज के चारों ओर केंद्र की ओर मुख करके बैठे हैं। तो साथियों एक वृत्ताकार मेज है, से वृत्ताकार बनाना है भाई, अच्छे से बनाया जाए वृत्ताकार एकदम। क्लियर। 6 व्यक्ति बैठे हैं, 1 2 3 4 5 6। अब बैठाइए साथियों, एक एक लाइन को पढ़ेंगे साथियों, एक एक लाइन सवाल को हल करते हुए आगे बढ़ेंगे। जैसे देखिए यस के दाईं ओर से गिनती करने पर ए और यस के बीच केवल 3 व्यक्ति बैठे हैं। पहला लाइन को हमने पढ़ा तो बोला कि यस के दाईं ओर से गिनती करने पर ए और यस के बीच में केवल 3 लोग बैठे हैं, यानी कि साथियों मान के चलिए कि यस को हम यहाँ बैठा लेते हैं। यस के दाईं ओर गिनती करने पर ए और यस के बीच में 3 व्यक्ति, यानी ए को यहाँ हम बैठाएंगे तो यस का दाईं ओर इधर होगा ना, क्योंकि वृत्ताकार जो मेज इसका केंद्र बीच में है, तो जिधर आपका राइट साइड है ये भी सेम वही होगा, ठीक है। और जो आपका लेफ्ट हैंड होगा सेम वो भी लेफ्ट होंगे, यानी दायां बायां देखना है। तो यस के दाईं ओर से गिनने पर ए और यस के बीच में देखिए 3 लोग आ गए, ठीक है। दूसरा का लाइन पढ़िए, ए और बी के बीच केवल 2 व्यक्ति बैठे हैं। सवाल बोल दिया भाई ए और बी के बीच 2 व्यक्ति, तो साथ हम क्या करते हैं कि यस के दाईं ओर बी को बैठा लेते हैं। देखिए ए और बी के बीच में 2 व्यक्ति आ गए, एक यहाँ पर एक यहाँ पर, ठीक है। क्लियर। अब आगे बढ़ते हैं, अगला लाइन को पढ़ते हैं। आर जो है सी के ठीक दाईं ओर बैठा है, तो साथियों आर जो है वो सी के ठीक दाईं ओर बैठा है, तो कहाँ पर बैठा देंगे साथियों, यानी कि सी को यहाँ बैठा दीजिए, आर को यहाँ बैठा दीजिए, सी के जस्ट राइट साइड में आर हो जाएगा। क्लियर। अभी एक व्यक्ति नहीं बैठा है, तो कौन नहीं बैठा है भाई, तो ABCRS नहीं बैठा, तो टी को यहाँ बैठा दीजिए। सवाल देखिए क्या पूछा है, अंतिम लाइन, ए के बाईं ओर से गिनती करने पर, ए के बाईं ओर से साथियों, यानी ए के बाईं ओर इधर से गिनती करने पर टी और ए के बीच में कितने व्यक्ति हैं। वैसे तो साथियों यदि ए के जस्ट दायां हो तो टी बैठा है, लेकिन साथियों ए के दाईं ओर गिनती बायां गिनती बोला है, ए के बाईं ओर गिनती करने पर
ए और टी के बीच में, यानी कि साथियों यहाँ से लेकर आप सभी को इनके बीच में कौन कौन, एक तो देखिए आर है, एक सी है, एक बी है और एक्स, यस है, यानी 4 लोग बैठे हैं, यानी डी ऑप्शन देखिए राइट आंसर हो जाएंगे। मेरे दोस्त ए की बाईं ओर से गिनती करने पर दिया था कि टी और ए के बीच में कितने व्यक्ति बैठे, तो पूरे 4 व्यक्ति बैठे हैं। क्लियर मेरे दोस्त, डी ऑप्शन परफेक्टली हो जाएंगे। चलिए नेक्स्ट अगला सॉल्व कॉल करिएगा। क्वेश्चन नंबर 13 का राइट आंसर क्या बनेगा? अंग्रेजी वर्णमाला क्रम के आधार पर एस एच एम ए पी जे ओ एक्स से एक निश्चित तरीके से संबंधित है, उसी तरीके से आर बी यू एक्स ओ डी डब्ल्यू यू से संबंधित है। समान तर्क का अनुसरण करते हुए एन सी टी बी दिए गए विकल्पों में से किससे संबंधित है? बताइए साथियों। तो तुरंत क्या काम करेंगे, केवल आपको एक का रिलेशन पता करना है, सबका नहीं। पी जे ओ एक्स, ठीक है, यस होता 19, पी होता 16, तो इसमें -3 हुआ है। एच 8 जे 10, तो +2 इसमें हुआ है। एम 13 ओ 15 +2 इसमें हो गया। ए 1 होता है एक्स, अब देखिए ए एक्स का रिलेशन बनाया तो ए को 27 करिए, एक्स 24, देखिए -3। भाई पहला अक्षर और अंतिम अक्षर का -3 क्या लॉजिक, लेकिन बीच का 2 अक्षर है जो +2 का रिलेशन बनाया है। क्लियर। दूसरा भी चेक कर लेते हैं हम लोग, आर बी यू एक्स, इसका कोड ओ डी डब्ल्यू यू, देखिए एक्स 24 यू 21 -3, आर 18 ओ 15 -3, बी 2 डी 4 +2, यू 21 डब्ल्यू 23 +2। क्लियर। पहला अक्षर और अंतिम अक्षर -3, बीच का दोनों अक्षर +2 लॉजिक है। तो सेम प्रोसेस एनसीटीबी में लगाएंगे जो पूछा है। एनसीटीबी -3 +2 एन 14 से 3 घटाएंगे 11 पे के अच्छा रहता है। कौन सा ऑप्शन के से शुरुआत किया? डी ऑप्शन, और कोई ऑप्शन शुरुआत भी नहीं तो किया है डी से। तो बस आपको पूरा हल करने की जरूरत नहीं है भाई, टाइम बचत होगा यहाँ से। रियल पेपर में थोड़ा सा स्मार्ट वर्क भी अपने ऊपर करिएगा, ऑप्शन को बिल्कुल ध्यान से देखते रहिएगा, ठीक है, बहुत टाइम बचता है इस तरीके से। नेक्स्ट अगला सॉल्व देखिए क्वेश्चन नंबर 14 को। अंग्रेजी वर्णमाला क्रम के आधार पर पी डब्ल्यू जी जेड एक निश्चित तरीके से आर जेड आई सी से संबंधित है, उसी प्रकार यू ई एल ओ डब्ल्यू एच एन आर से संबंधित है। समान तर्क का अनुसरण करते हुए निम्नलिखित में से जे डी भी बी किससे संबंधित है? हल करिए साथियों। तो तुरंत भाई पी डब्ल्यू जी जेड, इसका रिलेशन आर जेड आई सी। क्लियर। अब देखिए यहाँ से साथियों आपका पी कितना होता है साथियों? 16, के होता है 11। ओके मेरे दोस्त, तो यहाँ से क्या काम कर देंगे आप सभी लोग, जैसे 16 से 11 यानी -5, डब्ल्यू से 23, जेड से 26, तो साथियों इसमें +3 हो गया, जी से 7, आई से 9, +2 हो गया, जेड से 26, अब सी को 29 कर लीजिए, तो यहाँ से साथियों +3 हो गया। देखिए -5 +3 +2 +3 का यही रिलेशन है क्या भाई? आप सभी स्टूडेंट बताएंगे इसमें लॉजिक क्या है भाई। तो हम साथियों दूसरा का चेक कर लेते हैं भाई। जैसे देखिए यू ई एल ओ का रिलेशन, यू ई एल ओ, इसका रिलेशन डब्ल्यू एच एन आर। देखिए यू होता है आपका 21, डब्ल्यू होता है 23, +2 इसमें, ई 5 एच 8 होता है, तो +3, एल 12 एन 14 +2, ओ 15 आर 18 +3। तो ये देखिए लॉजिक सही है साथियों, ये लॉजिक थोड़ा सा गड़बड़ हो गया भाई। इसमें देखिए +2 +3 +2 +3 का रिलेशन लगा है, +2 +3 +2 +3 का रिलेशन लगा है। तो पूछा किसका भाई? जेड जे डी भी और बी। तो भाई +2 +3 +2 +3 यही करना ना, B2 भी 22, D4 जे 10, 10 2 12, 12 पे L, 4 3 7, 7 पे देखिए G, 22 2 24, 24 पे यक्स, 3 2 5, 5 पे E, LG XD ऑप्शन देखिए। और कोई ऑप्शन भी देखिए एल से शुरुआत नहीं किया था, केवल एक अक्षर का हम रिलेशन निकालकर इस सवाल को हल कर सकते थे, लेकिन आप सभी को पूरा बताना था। पहला वाले में कुछ अलग रिलेशन कर दिया भाई। पी आर 18 डब्ल्यू जेड, भाई सही क्या है क्या? पी आपका देखिए 16 होता है, जैसे पी डब्ल्यू जी जेड, और इसका रिलेशन देखिए आर जेड आई सी। मेरे दोस्त देखिए पी 16 आर 18 भाई +2 इसमें हो गया, ठीक है, डब्ल्यू 23 जेड 26 +3 देखिए
जी 7 I 9 प्लस 2 जेड 26 C 29 कर दीजिए प्लस 3। भाई सेम था भाई, कहाँ पर मिस्टेक हो गया था हमसे? लगता के हमने लिख दिया कि क्या भाई? बिल्कुल वही हमने लिखा, तभी हमारा गलती हुआ था। सेम प्रोसेस था, सही था। अगला सॉल्व देखिए क्वेश्चन नंबर 15 को। उस विकल्प का चयन कीजिए जो उन अक्षरों का प्रतिनिधित्व करता है जिन्हें नीचे दिए गए रिक्त स्थानों में बाएं से दाएं क्रमिक रूप से रखने पर अक्षर श्रृंखला पूर्ण हो जाएगा। बताइए साथियों, इस सवाल को हल करने का सबसे आसान तरीका है सबको काउंट कर लिए, चाहे आपका जो अंडर स्कोर यानी जो खाली स्थान है जो अक्षर उसको भी काउंट करिए। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12। अब टोटल अक्षर साथियों और खाली स्थान 12 आ गया। तो आपको जानते हैं ज़्यादा अक्षर का कम खंड बनाना है। जैसे इसको देखिए, एक तो 3 इंटू 4 कर सकते हैं हम लोग, और एक साथियों 4 इंटू 3 कर सकते हैं, और हम लोग 2 इंटू 6 भी कर सकते हैं। लेकिन साथियों इसमें हम जानते हैं 4 अक्षर का 3 पेयर बना लेते हैं। 4 अक्षर का 3 पेयर, 1 पेयर 2 पेयर 3 पेयर। देखिए 1 पेयर 2 पेयर 3 पेयर 4 अक्षर का। अब फिल करिए, देखिए कौन सा सटीक बैठेगा आपका। पहले में टी, फिर ए, 2 अक्षर हो गया, फिर एम इसमें, फिर साथियों एन इसमें ए। पहला ऑप्शन को हमने भरा है टी ए टी बी एम एन। पहला लॉजिक नहीं है भाई, पहला नहीं, आपको क्लियर मालूम हो जाएगा तुरंत। बी देखिए यहाँ पे एन 4 4 का 3 बनाना है, ठीक है। एन टी एम ए, एन टी टी बी एम एन डबल ए बी एम एन ए। नहीं गलत है, तीनों खंड अलग हो गया। सी ऑप्शन बनाइए, देखिए 4 4 का ना, 4 4 का पेयर, ठीक है। फिर देखिए एम, तीसरे ऑप्शन को उठाया हमने, एम टी टी बी, क्लियर। देखिए 2 अक्षर, फिर ए यहाँ पे, फिर एन यहाँ पे, फिर साथ एन यहाँ पे। एम टी टी बी ए एन बी एम ए एन। क्या ये लॉजिक लग रहा है? नहीं भाई। अब देखिए डी ऑप्शन, अब ये हो सकता है कि मिल जाए हमारा एन ए टी बी एन ए टी बी एन ए टी बी एन ए टी बी, फिर एम ए, देखिए टी बी एन ए टी बी, फिर साथ ही देखिए एन ए, ये देखिए एन ए टी बी एम, एन ए टी बी एम एन ए टी बी एम आ जाएगा इसके आगे, 5 अक्षर का हो जाएगा। क्लियर साथियों, यानी कि ये परफेक्टली है भाई। डी ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। अपने पेपर में आप लोग ऐसे ही हल करेंगे, ध्यान रखिएगा। चलिए नेक्स्ट अगला सॉल्व देखिए क्वेश्चन नंबर 16 को। यदि शब्द क्लाइंबर के प्रत्येक अक्षर को अंग्रेजी वर्णमाला क्रम में व्यवस्थित किया जाए तो कितने अक्षरों के स्थान अपरिवर्तित रहेंगे? जैसे साथियों क्लाइंबर CLIMBER, ठीक है। तो क्या करना है कि प्रत्येक अक्षर को अंग्रेजी वर्णमाला क्रम में व्यवस्थित करना है। तो सबसे पहले बी, फिर सी, फिर ई, फिर आई आ जाएगा भाई, क्योंकि आई दिया है। आई के बाद देखिए जे नहीं है कि एल है, एल एम भी है, और सबसे अंतिम में आ रहेगा। देखिए सी से बी बदल गए, एल से सी बदल गए, आई से ई बदल गया, एम से आई बदल गया, बी से एल बदल गया, ई से एम बदल गया। आर देखिए अपने सेम पोजीशन में, यानी एक अक्षर जो कि बिल्कुल अनचेंज हो गया। ऑप्शन इस सॉल्व का राइट आंसर हो जाएंगे। क्लियर। चलिए नेक्स्ट अगला सॉल्व कॉल करिएगा क्वेश्चन नंबर 17 को। 36 और एक संख्या n के बीच मध्यानुपाती 8 और 32 के बीच मध्यानुपाती का 3 गुना है, तो संख्या n कौन सी होगी? बताइए साथियों। देखिए 36 और n के बीच मध्यानुपाती है ना, 8 और जो साथियों आपका 32 है, इनके बीच का मध्यानुपाती क्या है साथियों? 3 गुना है, 3 गुना है। तो पहले तो साथियों हम क्या कर लेते हैं, ए और बी के बीच का मध्यानुपाती निकालेंगे ना। कैसे निकालेंगे? ए और बी का जो बीच का मध्यानुपाती है वो कैसे निकालेंगे भाई? ए इंटू बी कर लेते हैं कि नहीं? जब बीच का मध्यानुपाती निकालते तो ए इंटू बी कर लेते हैं। तो साथियों सवाल क्या दिया है समझिएगा। 36 और एक संख्या n के बीच मध्यानुपाती 8 और 32, यानी ए इंटू बी यानी 8 इंटू 32 हो जाएगा। कितना आएगा भाई? 8 दूना 16, 8 3 24, 1 25, 256। अब 256 किसका होता है साथियों? इसका 16 का होता है। अब मेरे दोस्त मध्यानुपाती का 3 गुना दिया है, यानी कि साथियों जो मध्यानुपाती हमारा आया है, मध्यानुपाती यहाँ पे मेरे दोस्त मध्यानुपाती जो हमारा 16 है, तो 3 गुना यानी 16 इंटू 3 करना पड़ेगा आप सभी को, 48 के बराबर हो जाएगा। अब देखिए साथियों सवाल क्या दिया है कि पहले हमने देखिए 8 और 32 के बीच मध्यानुपाती का 3 गुना निकाला तो 48 आया। क्लियर, 48 आ गया भाई। 8 और 32 के बीच मध्यानुपाती का 3 गुना 48। उसका देखिए फिर मेरे दोस्त हम क्या करेंगे, 36 जो है और n है ना, 36 और n के बीच का जो मध्यानुपाती होगा वो तो साथियों 48 हो जाएगा भाई। सवाल बोला है
48 हो जाएगा। तो यहाँ से दोस्त मेरे मध्यानुपात कैसे निकालेंगे, 36 इंटू एन ही करेंगे ना, 36 इंटू एन करेंगे किसके बराबर हो जाएगा, 48 के बराबर। तो सातों 36 इंटू एन। अब ये रूट जब सातों राइट साइड आएगा तो भाई जो 48 है वो अंडर रूट में आ जाएगा भाई, 48 में हो जाएगा। क्लियर। या आप कर सकते हैं स्क्वायर भी लगा सकते हैं आप लोग, 48 स्क्वायर हो जाएगा, जब रूट इधर आएगा तो स्क्वायर हो जाएगा, जाहिर सी बात, इतना आप लोग करिए केवल। फिर 36 गुणे एन, 48 का स्क्वायर कितना होता है भाई, 864, 2304 होता है, 2304 होता है। तो यहाँ से मेरे दोस्त एन का वैल्यू क्या होगा, 2304 जगह वो 36 से भाग हो जाएगा, है ना, कितना हो जाएगा, करिए, एन की वैल्यू हमें निकालना था तो कितना हो जाएगा, 64 हो जाएगा भाई आपका, सिंपल सा। तो बी ऑप्शन, तो संख्या एन कौन सी, वो 64 है। क्लियर, बी ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। पहले सवाल को समझेंगे उसके बाद उसको हल करेंगे। क्लियर। नेक्स्ट अगला सवाल को देखिए, क्वेश्चन नंबर 18 को। एक बेलनाकार टैंक की क्षमता 47 से 74 मीटर क्यूब है। यदि आधार की त्रिज्या 7 मीटर है तो गहराई क्या होगी। बेलन का आयतन का फॉर्मूला पहले बताइए आप लोग। बेलन के आयतन का फॉर्मूला पाई आर स्क्वायर एच होता है कि नहीं, बिल्कुल। तो साथियों बेलन के आयतन का जो क्षमता दे दिया है भाई यहाँ पे 47 से 74 मीटर क्यूब। तो पाई के वैल्यू 22/7, आर के वैल्यू दिया है, देखिए त्रिज्या यानी रेडियस दिया है 7 × 7, गहराई पूछा यानी हाइट पूछा है भाई। ठीक है, अब इसको हल करिए, आंसर आ जाएगा आपका, 7 से 7 कैंसिल हो जाएगा। ठीक है, यहाँ से 47 74 बराबर 22 सतह कितना हो जाएगा, 7 दूना 14 का 4, ये 22 है भाई। 154 गुणे एच, तो एच की वैल्यू क्या हो जाएगा भाई, एच की वैल्यू निकालेंगे तो 47 74 बटे में 154 हो जाएगा ना। तो इसको हल करिए, 154 दूना कितना होगा, 300 आपका 8 होगा, लेकिन 477 करना है। तो 3 बार में देखिए, 3 बार में आपका जाएगा साथियों कितना, 3 चौका 12 को 2, 3 चौका 12 को 2 1, 3 चौका 3 का मल्टीप्लाई कर रहे हैं साथ 154 में, 3 चौका 12 2 1, 3 5 15 16 1, 3 कम 3 462 देखिए आया भाई। जब 154 में 3 का मल्टीप्लाई करेंगे तो 47 477 में से 412 15 154। तो अब देखिए साथ एक बार में यानी 31 हो जाएगा। तो हाइट कितनी होगी यानी गहराई कितनी होगी मेरे दोस्त, 31 मीटर हो जाएगी। ऑप्शन है बिल्कुल राइट आंसर है। 154 का भाग कराइए 4774 में, तो 31 बार में जाएगा। क्लियर। चलिए क्वेश्चन नंबर 19 को हल करिए। देखिए, एक मेडिकल स्टोर में एक इंजेक्शन का अंकित मूल्य ₹6490 है, तो मेडिकल स्टोर का मालिक किसकी बिक्री पर 8% की छूट देता है। तो इंजेक्शन का विक्रय मूल्य यानी सेलिंग प्राइस क्या होगा, निकालिए तुरंत इस सवाल का उत्तर आप लोग। तो भाई बहुत आसान सवाल होते हैं इस तरह का। जैसे देखिए, जो 64,090 दिया है, जो कि एक मेडिकल स्टोर में एक इंजेक्शन का जो मार्केट प्राइस है वो 6,490 है, लेकिन मेडिकल स्टोर का जो मालिक है ना, इसकी बिक्री पर 18% का छूट दे रहा है, यानी कि सातु 100 से 18% यानी 82 के बराबर हो जाएगा। और सातु बटे में 100 करिए, इसका आंसर आएगा, निकालिए कितना आएगा, 1 0 से 1 0 कैंसिल हो जाएगा। ठीक है, फिर सातु यहाँ से कितना कट पाएगा भाई, 41 दूना 5 दूना 10। क्लियर। फिर साथियों कौन सा कटेगा भाई, इसको जब आप हल करेंगे तो ध्यान रखिएगा आप सभी का लगभग मेरे दोस्त कितना आंसर आएगा, 5322 आएगा। तो कितना होगा, 5322। क्लियर। तो इस सवाल का सी ऑप्शन बिल्कुल परफेक्टली आंसर हो जाएंगे। क्लियर, ध्यान रखेंगे आप सब लोग, अप्रॉक्स में आएगा साथियों। नेक्स्ट अगला सवाल को देखिए, क्वेश्चन नंबर 20 को। 17 87 और 119 का चतुर्थानुपाती क्या होगा भाई, A अनुपात B, डबल अनुपात C अनुपात D। पहला अनुपात 17, दूसरा का अनुपात 87, तीसरा का अनुपात 119, चौथा अनुपात आप सभी से पूछा तो इसको हम D कर ही लेते हैं भाई, D अनुपात निकाल लेते हैं। तो भाई कैसे इसको हल होता है, पहले का मल्टीप्लाई D से होता है, B का मल्टीप्लाई C से होता है ना। तो क्या होगा, 17 × D बराबर 87 × 119। तो D क्या वैल्यू यहाँ से क्या हो जाएगा, 87 × 119 बटे में 17, 17 7 119, 87 का मल्टीप्लाई 7 में, 7 7 49 का 9 4, 7 7 49 का 9 4, 7 8 56 4 60 यानी 609। चौथा अनुपात क्या होगा, 609। तो बी ऑप्शन इस सवाल का राइट आंसर है। क्लियर। चलिए नेक्स्ट अगला सवाल देखिए, क्वेश्चन नंबर 21 को। यदि 28 क्रिकेट बैट का क्रय मूल्य 32 क्रिकेट बैट के विक्रय मूल्य के बराबर है तो हानि प्रतिशत। तो दोस्त मेरे 28 क्रिकेट बैट का क्रय मूल्य यानी कास्ट प्राइस जो कि 32 क्रिकेट बैट के सेलिंग प्राइस के बराबर है, तो हानि बता दीजिए। देखिए
4 8 32, 4 7 28, तो यहाँ से 7 CP बराबर 8 SP हो जाएगा। यहाँ से CP अपान में जब SP करेंगे तो भाई 8/7, यानी कास्ट प्राइस 8 के बराबर है, सेलिंग प्राइस 7 के बराबर। कोई सामान हम 8 का खरीद रहे हैं, 7 में बेच रहे हैं, यानी -1 का हमें हानि होगा। किससे होगा? जो शुरुआती में 8 हमारा कास्ट प्राइस था, मल्टीप्लाई 100। तो सातों यहाँ से 100/8 कितना होगा? 12/96, यानी 12.5% है ना भाई, 12.5% आएगा ना। 100/8 कितना होता है? 12.5% होता है। तो इस सवाल का डी ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर है। क्लियर? चलिए क्वेश्चन नंबर 22 को देखिए। यदि x का 4% 96, तो x किसके बराबर होगा? x का 4% जो कि 96 के बराबर है। तो सातों 4 का भाग 96 में कितनी बार में जा सकते हैं? 24 दूनी 48, 23 72, 24 होगा, यानी 4 से जब आप 96 को कटाएंगे तो 24 बार में। अब x बराबर क्या होगा? 100 × 24 हो जाएगा। कितना होगा? 24 हो जाएगा। तो इस सवाल का बी ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर है। ओके, नेक्स्ट अगला सवाल देखिए, क्वेश्चन नंबर 23 को। दो संख्याओं का लघुत्तम समापवर्तक यानी LCM और महत्तम समापवर्तक HCF क्रमशः 198 और 33 है। यदि उनमें से एक संख्या 99, तो दूसरी संख्या कितनी होगी? भाई कितनी बार हमने आपको बताया? LCM × HCF बराबर पहली संख्या इंटू दूसरी संख्या। LCM का वैल्यू कितना दिया है भाई? 198, HCF का वैल्यू 99 दिया है। पहली संख्या देखिए, 1 सेकेंड भाई, 1 सेकेंड भाई, 198 33 दिया, HCF 33 दिया है, एक संख्या आपका 99 दिया है, दूसरी संख्या पूछा है। इसको हल करिए, दूसरी संख्या क्या हो जाएगा भाई? 198 × 33 अपन में 99 हो जाएगा। तो 33 से कम 33, 33 दिया 99, 3 का भाग 198 देखिए, 3 6 18, 3 6 यानी 66 आएगा भाई। तो सी ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। क्लियर मेरे दोस्त? 66 आएगा भाई दूसरी संख्या। फॉर्मूला बस याद रखिएगा, LCM × HCF बराबर पहली संख्या इंटू दूसरी संख्या। नेक्स्ट अगला सवाल को देखिए, क्वेश्चन नंबर 24 को। भारत को किस पंचवर्षीय योजना के दौरान बांग्लादेशी शरणार्थियों के आगमन की चुनौती का सामना करना पड़ा था? तो साथियों, भारत को किस पंचवर्षीय योजना के दौरान बांग्लादेशी शरणार्थियों के आगमन की चुनौतियों का सामना करना पड़ा था? तो भाई चौथी योजना के समय। डी ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। चौथी योजना 1969 से लेकर 74 के बीच चला था। टाइम पीरियड भी याद रखिएगा। तो साथियों, आप चैनल पे नए तो भाई चैनल को जरूर सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन को ऑन कर लेंगे। ये क्लास आपके पूरे एग्जाम तक चलने वाली भाई, ठीक है। 8 9 10 दिन बहुत ही अच्छी तरीके से पेपर का एनालिसिस भी होगा, तो नोटिफिकेशन को ऑन करिएगा। भारत के नागरिक के लिए कितने मौलिक कर्तव्य हैं? तो साथियों, भारत के नागरिक के लिए कितने मौलिक कर्तव्य हैं? तो पूरे 11 हैं भाई। डी ऑप्शन राइट आंसर है। नेक्स्ट अगला सवाल को देखिए, क्वेश्चन नंबर 26 को। स्वच्छ भारत अभियान किस भारतीय राष्ट्रीय त्यौहार पर मनाया जाता है? तो साथियों, स्वच्छ भारत अभियान किस भारतीय राष्ट्रीय त्यौहार पर मनाया जाता है? तो याद रखिए, गांधी जयंती पर। सी ऑप्शन राइट आंसर हो जाएंगे, 2 अक्टूबर को। अगला सवाल को देखिए, क्वेश्चन नंबर 27 को। जनगणना 2011 के अनुसार निम्नलिखित में से किस जिले में सबसे कम लिंगानुपात है? तो साथियों, जनगणना 2011 के अनुसार किस जिले में सबसे कम लिंगानुपात है? तो याद रखिएगा, दमन में। सी ऑप्शन राइट आंसर है। नेक्स्ट अगला सवाल को देखिए, क्वेश्चन नंबर 28 को। भारतीय प्रेस अधिनियम एक कानून जिसने भारत में प्रेस को नियंत्रित करने के लिए सरकार को व्यापक अधिकार दिए, किस वर्ष पारित किया गया था? भारतीय प्रेस अधिनियम एक कानून जिसने भारत में प्रेस को नियंत्रित करने के लिए सरकार को व्यापक अधिकार दिए, किस वर्ष पारित हुआ था? तो ये 1910 में पारित हुआ। डी ऑप्शन राइट आंसर हो जाएंगे। क्लियर? नेक्स्ट अगला सवाल को देखिए, क्वेश्चन नंबर 29 को। जंतु कोशिकाएं 2 भ्रूणीय परतों और एक अविभेदित परत में व्यवस्थित होती हैं, जिसे क्या कहा जाता है? जंतु कोशिकाएं 2 भ्रूणीय परतों और एक अविभेदित परत में व्यवस्थित होती है, जिसे क्या कहा जाता है? तो साथों, मेसोग्लिया कहते हैं। ऑप्शन है राइट आंसर है। ओके, क्वेश्चन नंबर 30 देखिए। सरयू साई को 2006 में किस नृत्य शैली के लिए नाट्य कला ज्योति पुरस्कार दिया गया था? सरयू साई को 2006 में किस नृत्य शैली के लिए नाट्य कला ज्योति पुरस्कार दिया गया था? तो साथों, कुचिपुड़ी के लिए। कुचिपुड़ी कहाँ का है? आंध्र प्रदेश का। डी ऑप्शन राइट आंसर रहेंगे। भरतनाट्यम तमिलनाडु का, उड़ीसी का है, उड़ीसा का, कथक उत्तर प्रदेश का है। क्लियर? क्वेश्चन नंबर 31 को देखिए। प्राचीन काल में निम्नलिखित में से किसने स्पष्ट रूप से उल्लेख किया था कि मानव शरीर में 360 हड्डियां होती है? बताइए साथियों, प्राचीन काल में किसने स्पष्ट रूप से उल्लेख किया था कि मानव शरीर में 360 हड्डियां होती हैं? तो याद रखिएगा, चरक ने भाई ये स्पष्ट रूप से उल्लेख किया था। बी ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। अगला सवाल को देखिए, क्वेश्चन नंबर 32 को। भारतीय संविधान के अनुसार संविधान की व्याख्या करने का अंतिम अधिकार किसके पास है?
भारतीय संविधान के अनुसार संविधान की व्याख्या करने का अंतिम अधिकार किसके पास होता है? तो साथियों याद रखिएगा, सर्वोच्च न्यायालय के पास होता है। सी ऑप्शन राइट आंसर हो जाएंगे। नेक्स्ट अगला सवाल देखिए, क्वेश्चन नंबर 33 को, ओलंपिक बैडमिंटन में कितने इवेंट खेले जाते हैं? ओलंपिक बैडमिंटन में कितने इवेंट खेले जाते हैं? तो साथियों पूरे 5 इवेंट खेले जाते हैं। सी ऑप्शन राइट आंसर हो जाएंगे। क्वेश्चन नंबर 34 देखिए, कौन सा भारतीय श्रम कानून और सामाजिक सुरक्षा उपाय है जिसका उद्देश्य काम करने का अधिकार की गारंटी देना है? तो कौन सा भारतीय श्रम कानून और सामाजिक सुरक्षा उपाय है जिसका उद्देश्य काम करने का अधिकार की गारंटी देना है? तो वो साथियों महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम है। ऑप्शन है राइट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 35 को देखिए, गॉडगिल फार्मूला किससे संबंधित है? तो साथियों जो गॉडगिल फार्मूला किससे संबंधित है? तो राज्यों के बीच केंद्रीय सहायता का वितरण से संबंधित है गॉडगिल फार्मूला। ऑप्शन है राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 36 देखिए, मोहिनीअट्टम शास्त्रीय नृत्य शैली निम्नलिखित में से किस भारतीय राज्य से संबंधित है? मोहिनीअट्टम शास्त्रीय नृत्य शैली है जो कि संबंध केरल राज्य से। बी ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 37 को देखिए, सिंधु नदी भारत में कहाँ से प्रवेश करती है? सिंधु नदी भारत में कहाँ से प्रवेश करती है? तो लद्दाख से। बी ऑप्शन राइट आंसर हो जाएंगे। ओके, क्वेश्चन नंबर 38 देखिए, निम्नलिखित में से किसने अभिनव भारत मंदिर यानी यंग इंडिया सोसाइटी की स्थापना किया? तो साथियों किसने अभिनव भारत मंदिर यानी कि यंग इंडिया सोसाइटी की स्थापना किया था? विनायक दामोदर सावरकर और गणेश दामोदर सावरकर ने किया था। बी ऑप्शन राइट आंसर हो जाएंगे। ओके, नेक्स्ट अगला सवाल देखिए, क्वेश्चन नंबर 39 को, जनगणना 2011 के अनुसार भारत का बाल लिंग अनुपात क्या था? जनगणना 2011 के अनुसार भारत का बाल लिंग अनुपात कितना था? तो साथियों 919 था ना। तो बी ऑप्शन राइट आंसर हो जाएंगे। नेक्स्ट अगला सवाल देखिए, क्वेश्चन नंबर 40 को, भारतीय स्रोतों में किस ईरानी मूल के समूह को शक पहलवा के नाम से जाना जाता था? तो साथियों भारतीय स्रोतों में किस ईरानी मूल के समूह को शक पहलवा के नाम से जाना जाता था? तो पार्थियन को भाई। सी ऑप्शन राइट आंसर है। नेक्स्ट अगला सवाल देखिए, क्वेश्चन नंबर 41 को, भारत सरकार द्वारा आत्मनिर्भर भारत रोजगार योजना किस वर्ष में शुरू की गई थी? भारत सरकार द्वारा आत्मनिर्भर भारत रोजगार योजना किस वर्ष में शुरू की गई थी? तो याद रखिए 2020 में। डी ऑप्शन राइट आंसर है। नेक्स्ट अगला सवाल देखिए, क्वेश्चन नंबर 42 को, कोणार्क महोत्सव निम्नलिखित में से किस राज्य में मनाया जाता है? तो साथियों कोणार्क महोत्सव किस राज्य में मनाया जाता है? तो उड़ीसा राज्य में। ऑप्शन है राइट आंसर है। नेक्स्ट अगला सवाल देखिए, क्वेश्चन नंबर 43 को, भारत के संविधान के अनुसार भारत के चुनाव आयुक्त का अधिकतम कार्यकाल कितने वर्ष का होता है? भारत के संविधान के अनुसार जो भारत के चुनाव आयुक्त होते हैं इनका मैक्सिमम कार्यकाल कितने वर्ष का होता है? तो 6 वर्ष का होता है। सी ऑप्शन राइट आंसर है। ओके भाई, आप लोग अपना एग्जाम डेट कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। सारे सवाल का उत्तर इसी क्लास में तैयार होना चाहिए। भारतीय संविधान के किन अनुच्छेदों के तहत मौलिक अधिकारों को शामिल किया गया है? भारतीय संविधान के किन अनुच्छेदों के तहत मौलिक अधिकारों को शामिल किया गया है? तो भाई अनुच्छेद 12 से लेकर 35 से। ठीक है, डी ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। क्वेश्चन नंबर 45 देखिए, 2018 में किस टूर्नामेंट में नीरज चोपड़ा स्वर्ण पदक जीतने वाले पहले भारतीय भाला फेंक खिलाड़ी बने? 2018 में किस टूर्नामेंट में नीरज चोपड़ा स्वर्ण पदक जीतने वाले पहले भारतीय भाला फेंक खिलाड़ी बने थे? तो साथियों याद रखिएगा एशियाई खेल में। तो डी ऑप्शन इस सवाल का राइट आंसर हो जाएंगे। नेक्स्ट अगला सवाल देखिए, क्वेश्चन नंबर 46 को, निरद पर्याय, निरद किसका पर्याय है? तो ये भाई बादल का है ना, पर्याय मतलब पर्यायवाची। नेक्स्ट अगला सवाल देखिए, क्वेश्चन नंबर 47 को, निम्नलिखित वाक्य को विदेशज शब्द के माध्यम से पूर्ण करें। साहब ने सभी हवलदारों की अच्छी परेड करवाई, यानी कि साथियों कमिश्नर साहब ने होगा ना भाई। डी ऑप्शन इस सवाल का राइट आंसर हो जाएंगे। नेक्स्ट अगला सवाल देखिए, क्वेश्चन नंबर 48 को, इनमें से संकीर्ण का विलोम शब्द कौन सा है? तो साथियों संकीर्ण का विलोम शब्द कौन सा है? तो विस्तीर्ण है, संकीर्ण का विलोम शब्द है। सी ऑप्शन राइट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 49 को देखिए, मुहावरे और उसके अर्थ के लिए सही विकल्प चुनिए। अकड़ दिखाना यानी कि साथियों अकड़ दिखाना यानी कि घमंड करना, तो बी ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर है। क्लियर। नेक्स्ट अगला सवाल को देखिए, क्वेश्चन नंबर 50 को, यह झील प्राकृतिक है, रेखांकित शब्द के उचित विलोम शब्द का चयन कीजिए। यह झील प्राकृतिक है, तो साथियों प्राकृतिक का विलोम शब्द क्या होगा? कृत्रिम हो जाएगा भाई। ऑप्शन इस सवाल का राइट आंसर हो जाएंगे। नेक्स्ट अगला सवाल को देखिए, क्वेश्चन नंबर 51 को, अंक शब्द का अनिकार्थी निम्न में से कौन सा असंगत है? अंक शब्द का अनिकार्थी कौन सा असंगत है? संख्या है, गोद है, नाटक का भाग यानी धागा नहीं है भाई, धागा तो अलग है। बी ऑप्शन राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 52 देखिए, निम्नलिखित वाक्य के किस खंड में अशुद्धि है? सांस्कृतिक जागृतिक बाद राष्ट्रीय जागृति आती है, तो इनमें से अलग कौन है भाई?
ध्यान से, राष्ट्रीय देखिए अलग है, राष्ट्रीय कैसे लिखते हैं, बड़ी की मात्रा रहता है, ऐसे लिखा था राष्ट्रीय ने, देखिए इसमें अलग है, तो यही क्या हो जाएगा, डी ऑप्शन राइट आंसर हो जाएंगे। ओके, चलिए क्वेश्चन नंबर 53 को देखिए। लिंग निर्णय की दृष्टि से निम्नलिखित में से किस द्रव का नाम स्त्रीलिंग में होता है? तो साथियों लिंग निर्णय की दृष्टि से किस द्रव का नाम स्त्रीलिंग होता है? तो लस्सी का, डी ऑप्शन राइट आंसर है, ध्यान रखिएगा आप लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 54 देखिए। यह नाटक बहुत अच्छे हैं, पुल्लिंग की दृष्टि से वाक्य का शुद्ध रूप बताइए। यह नाटक बहुत अच्छे हैं, पुल्लिंग की दृष्टि से वाक्य का शुद्ध रूप कौन सा भाई? तो यह नाटक बहुत अच्छा है, ये हो जाएगा आपका सी ऑप्शन राइट आंसर है। नेक्स्ट अगला सवाल देखिए, क्वेश्चन नंबर 55 को। निम्न में से पृथ्वी का परिवाची कौन सा नहीं है? तो साथियों पृथ्वी का परिवाची कौन सा नहीं है? सो सुधा भाई, डी ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। अगला सवाल देखिए, क्वेश्चन नंबर 56 को। इनमें से निषेध का विलोम शब्द कौन सा है? तो साथियों निषेध का विलोम शब्द कौन सा हो जाएगा? तो विधि होगा, बी ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 57 को देखिए। इनमें से किस वाक्य में त्रुटि नहीं है? तो साथियों किस वाक्य में त्रुटि नहीं है? ये लोग कहाँ जा रहे हैं? इस वाक्य में कोई त्रुटि नहीं है, तो सी ऑप्शन राइट आंसर है। नेक्स्ट अगला सवाल देखिए 58 को। यदि उत्थान पतन है तो अस्त क्या होगा? तो विलोम शब्द, उत्थान का पतन होगा तो अस्त का क्या हो जाएगा भाई? उदय हो जाएगा ना, ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर होंगे। नेक्स्ट अगला सवाल देखिए 59 को। प्रायः सभी वृक्ष के नाम पुल्लिंग होते हैं, किंतु निम्नलिखित में से किस वृक्ष का नाम अपवाद है? उचित विकल्प का चयन करिए। प्रायः सभी वृक्ष के नाम पुल्लिंग होते हैं, लेकिन इनमें एक का नाम अपवाद है, तो उचित विकल्प का चयन करिए। तो वो कौन सा साथियों? कचनार का भाई, बी ऑप्शन राइट आंसर है। नेक्स्ट अगला सवाल को देखिए 60 को। निम्नलिखित में से सही युग्म कौन सा नहीं है? जैसे टांग फारसी, टांग देख के साथियों देश शब्द है, जैसे कि पैर या लेना होता है, ठीक है, तो यही आपका क्या हो जाएगा? पहला ही ऑप्शन आपका अलग हो जाएगा भाई, ठीक है। नेक्स्ट अगला सवाल को देखिए, क्वेश्चन नंबर 61 को। निम्नलिखित वाक्य में शुद्ध शब्द कौन सा? आंखों से आंसू निकल पड़ा, क्या होगा भाई? आंखों से आंसू निकल पड़ा, इसमें भाई वर्तनी प्रयोग त्रुटि कौन सा? तो आंखों से आंसू निकल पड़े होगा ना भाई, कि पड़ा होगा? पड़े होगा, तो पहला ऑप्शन आपका राइट आंसर होगा, पड़ा की जगह पड़े होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 62 को देखिए। निम्नलिखित वाक्य की पूर्ति देशज शब्द से करें। किसी भी व्यक्ति को कहना अनुचित है, यानी किसी भी व्यक्ति को भाई ढक्कन कहना अनुचित है, ये आपका देशज शब्द है, बी ऑप्शन राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 63 देखिए। अंधे की लाठी मुहावरे के लिए उपयुक्त खंड होगा। अंधे की लाठी मुहावरे के लिए उपयुक्त खंड कौन सा होगा? यानी एकमात्र सहारा, तो सी ऑप्शन राइट आंसर है। अगला सवाल देखिए 64 को। आनंद का पर्याय निम्न में से कौन सा नहीं है? आनंद का जैसे हर्ष है, उल्लास है, मोद है, लेकिन यंत्रण नहीं है, ठीक है, तो इस सवाल का बी ऑप्शन राइट आंसर। यंत्रण मतलब व्यथा, तकलीफ, वेदना। चलिए भाई आखिरी सवाल आज के सेशन का आप सभी लोग देखेंगे। निम्न में से पृथ्वी का परिवाची कौन सा नहीं है? तो साथियों पृथ्वी का परिवाची कौन सा नहीं है? जैसे अचला है, धरा है, वसुधा, लेकिन वसुधा है लेकिन सुधा नहीं है भाई, तो डी ऑप्शन राइट आंसर हो जाएंगे। तो साथियों फाइनली ये पूरे 65 के 65 सवाल कंप्लीट हो गए। अब बताइए साथियों आप सभी का इन 65 सवाल में से कितना स्कोर बना? तो उम्मीद करूंगा साथियों आप सभी को हर एक सवाल का आंसर याद हो चुका होगा इसी क्लास में। डेली साथियों इसी तरह क्लास आप सभी के बीच आएगी एक, और इसके बाद साथियों लाइव आने वाली क्लास उसको आप जरूर अटेंड करेंगे। अपने परीक्षा में जाने से पहले आप सभी से ही हम रिक्वेस्ट करेंगे। तो साथियों आप लोग जितना भी हम क्वेश्चन करा रहे हैं उसको बस तैयार करिए, रिवीजन करिए, जो आपके पास नोट्स है उसको बार बार रिपीट करिए, दोहराइए और प्रीवियस ईयर का पूरा क्वेश्चन तैयार कर लीजिए, ठीक है। और आप लोग अपना एग्जाम डेट जरूर बता दीजिए भाई सभी लोग। तो सभी को एग्जाम के लिए बेस्ट आप लोग, गॉड ब्लेस यू। आप सभी का पेपर बहुत अच्छा जाए, भगवान भोलेनाथ का आशीर्वाद आप पर बना रहेगा भाई, माता रानी की कृपा रहेगा कि आपका पेपर बहुत अच्छा आएगा। रिलैक्स होकर एग्जाम देने जाएगा भाई। एडमिट कार्ड, आधार कार्ड ले लीजिएगा भाई, और पेन ले लीजिएगा 2, एक ब्लैक एंड ब्लू यानी काला नीला 2 पेन ले लीजिएगा भाई। ये बिल्कुल डॉट पेन लीजिएगा, बाल पेन जो होता है, ठीक है, स्याही वो वाला मत ले लीजिएगा जो बिल्कुल हर तरह छप जाता है एक तरफ से दूसरे तरफ, ठीक है, ध्यान रखिएगा। तो चलिए साथियों इस सेशन को यहीं पर समाप्त करते हैं। आप सभी को एग्जाम के लिए बेस्ट आप लोग, गॉड ब्लेस यू। पढ़ाई करते रहिए। धन्यवाद एंड जय हिंद, वंदे मातरम।